Hello all, welcome to this CSAP tutorial and this interview question series. This is interview questions part 4. इससे पहले हम 3 पार्ट पोस्ट कर चुके हैं एंड उसमें हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस कवर किए थे और आज की वीडियो में हम फिर से नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस वी विल कवर. सो लेट्स स्टार्ट. सो आज की सीरीज में जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन कंस्ट्रक्टर. तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाएगा, बहुत बार आपसे क्वेश्चन मिलेगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे आप क्रिएट करते हो. तो कंस्ट्रक्टर से लेके आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं. तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है और डिफाइन कंस्ट्रक्टर, तो आंसर इज कि कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो आपके क्लास नेम के इक्वल होता है. ये आपको पॉइंट याद रखना है. दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है. कंस्ट्रक्टर का काम केवल और केवल वैल्यू को इनिशियलाइज करना होता है. आपके क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर आप उनमें कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहते हो तो आप कंस्ट्रक्टर के अंदर कर सकते हो. So whatever variables or the property you have in your class, if you want to initialize them with some initial value, you can use the constructor. Okay, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है. अगर आपसे कोई ये पूछता है कि कंस्ट्रक्टर कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर का नाम हमारा जो क्लास का नाम होता है उसके इक्वल होता है. कंस्ट्रक्टर डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू व्हेन वॉइड. अगर हम नॉर्मल फंक्शन की बात करते हैं तो हमें पता होता है कि अगर हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो हमें वॉइड लिखना होता है. बट इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टर हम वॉइड भी नहीं लिखते. हम जो लिखते हैं खाली कंस्ट्रक्टर का नाम लिखते हैं जो कि हमारे क्लास नेम के इक्वल होता है. ओके, अगर हम बात करें कितने तरीके के कंस्ट्रक्टर हमारे पास होते हैं, तो हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है. उसके बाद हमारे पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है एंड हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है. अगर आपकी क्लास में आप अपने आप से कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिख रहे हो तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर आपकी क्लास में अटैच कर देता है और उसका काम भी यही होता है, जो क्लास के वेरिएबल्स होते हैं उनको एक इनिशियल वैल्यू से इनिशियलाइज करना. ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए. दूसरी चीज जो आपको पता होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दीज 4 कंस्ट्रक्टर्स वी हैव 2 more कंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल. जो द फर्स्ट वन इज द स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एंड अनदर इज द प्राइवेट कंस्ट्रक्टर. सो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है तो आप ये 4 आंसर भी कर सकते हो. अगर आपको ऊपर से बताना है तो इन चारों के अलावा आप ये भी बता सकते हो कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर भी होता है और प्राइवेट कंस्ट्रक्टर भी होता है. So I hope this is clear to you guys. Let's move to the next question. Okay. So next question is define static constructor. तो कभी कभी आपसे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के बारे में भी पूछ लिया जाता है. जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, क्लास के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको किसी इनिशियल वैल्यू से इनिशियलाइज करना. सो उसी तरीके से हमारे पास एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर भी होता है. और स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, जितने भी क्लास के आपके स्टैटिक वेरिएबल्स हैं उनको आपको अगर इनिशियलाइज करना है तो यू हैव ए स्टैटिक कंस्ट्रक्टर. तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के अंदर आप उनको इनिशियलाइज कर सकते हो. बट अगर आप स्टैटिक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर रहे हो तो आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के अंदर कभी भी आप कोई पैरामीटर पास नहीं कर सकते हो. ओके, तो ये आपको याद रखना है कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के अंदर कभी भी आप पैरामीटर पास नहीं करोगे. दूसरी चीज, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर अगर आप लिखते हो अपनी क्लास के अंदर तो उसके आगे कोई एक्सेस मॉडिफायर आप यूज नहीं करोगे. तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है. उसका रीजन ये है कि आपका स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को कौन कॉल करता है, आपका कंपाइलर कॉल करता है. तो कंपाइलर को नहीं पता होगा कि उस स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में क्या पैरामीटर पास करना है, और इसलिए स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के अंदर ना तो आप पैरामीटर पास करते हो और और इसको डिक्लेयर करते हो आप कोई एक्सेस मॉडिफायर भी यूज नहीं करते हो. ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है. मैं जल्दी से पढ़ देता हूं जितने भी हमारे पास यहाँ पॉइंट्स हैं. स्टैटिक कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट ए स्टैटिक कंस्ट्रक्टर. करेक्ट, अगर आपको स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कभी क्रिएट करना है तो यू विल यूज ए स्टैटिक कीवर्ड. A static constructor is used to initialize the static fields of the class and to write the code that needs to be executed only once. ओके, अगर आपके पास स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है तो उसके अंदर आप स्टैटिक फील्ड को इनिशियलाइज कर सकते हो और वो जैसे ही आपकी क्लास लोड होगी तभी वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा. ओके, क्योंकि नॉर्मल कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वो कंस्ट्रक्टर बार 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 कॉल होगा. लेकिन अगर आपको कभी ऐसा कोड चाहिए कि बस क्लास लोड होते हुए ही एक बार ही एग्जीक्यूट हो, तो वो कोड आप स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख सकते हो, क्योंकि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो है जब आपकी क्लास लोड होगी उस टाइम पे एग्जीक्यूट होगा.
ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैटिक कंस्ट्रक्टर डज नॉट टेक एनी एक्सेस मॉडिफायर। अभी हमने डिस्कस किया कि आपको कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखना होता स्टैटिक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हुए। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली टू इनिशियलाइज द क्लास बिफोर फर्स्ट इंस्टेंस इज क्रिएटेड। हमने बताया कि आपका नॉर्मल जो कंस्ट्रक्टर होता है वो जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तब कॉल होता है, लेकिन अगर आपका स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है तो जैसे ही आपकी क्लास लोड होगी आपका स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उस टाइम पे जो भी आपको काम करना है उसके अंदर आप कर सकते हो। ओके, ए स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी कॉल्ड डायरेक्टली, लाइक जैसे आपका नॉर्मल कंस्ट्रक्टर होता है जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम कॉल कर लेते हैं, लेकिन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को हम कॉल नहीं करते, कंपाइलर उसको कॉल करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के बारे में। अगर ये आपको इसमें से 2 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई विल से कि एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं करते और कोई पैरामीटर वो नहीं लेता है। तो ये दोनों पॉइंट एटलीस्ट आपको याद रखने हैं इंटरव्यू में जाने से पहले, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछता है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर तो एटलीस्ट आप ये 2 पॉइंट आपको उनको बताना ही बताना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आपसे पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चन कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कोई भी पैरामीटर नहीं लेता, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एवरीथिंग इज लॉजिकल इन सी साथ। ओके, तो ऐसा इसलिए होता है कि आपका स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को कौन कॉल करेगा? कंपाइलर कॉल करेगा। ओके, तो क्योंकि ये कंपाइलर कॉल करेगा या फिर सीएलआर कॉल करेगा, तो ये अगर आप अपने आप से कॉल कर रहे होते तो आपके हाथ में होता कि मुझे ये पैरामीटर पास करना है, बट नाउ इट्स नॉट इन योर हैंड because your static constructor will be called by the compiler or CLR. ओके, तो ये आपको याद रखना है, तो इसलिए आप कोई पैरामीटर पास नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो इज व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कीवर्ड इन कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर के केस में कभी कभी आपसे दिस कीवर्ड का यूज भी पूछा जा सकता है। दिस कीवर्ड के कई काम होते हैं हमारे पास। दिस कीवर्ड का काम हम करंट ऑब्जेक्ट के रेफरेंस रखने के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि दिस कीवर्ड को कंस्ट्रक्टर के कंटेक्स्ट में हम क्यों यूज करते हैं। ओके, अगर आपसे कोई पूछे कि कंस्ट्रक्टर में दिस कीवर्ड का काम क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। लेट्स से कि आपके पास एक क्लास है, उस क्लास में आपके 2 कंस्ट्रक्टर है। तो अगर आपको कभी पहले कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है और दोनों कंस्ट्रक्टर सेम क्लास में, यू नीड टू रिमेंबर दिस। तो एक ही क्लास के एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कभी आपको कॉल करना है तो यू कैन कॉल विद द हेल्प ऑफ द दिस कीवर्ड। सो दिस कीवर्ड क्यों यूज करते हैं? तो दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू कॉल अनदर कंस्ट्रक्टर फ्रॉम ए कंस्ट्रक्टर ऑफ ए सेम क्लास। तो आपको याद रखना है एक ही क्लास के 2 कंस्ट्रक्टर हैं, उन कंस्ट्रक्टर को अगर आपको कॉल करना है एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर से, तो यू विल यूज द दिस कीवर्ड। Hope this is clear to you guys. The next question is आपको आउटपुट बतानी है इस प्रोग्राम की, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि दिस कीवर्ड को हम क्यों यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर केस में, और मैंने आपको बताया था कि दिस कीवर्ड का जो काम होता है एक क्लास के एक कंस्ट्रक्टर को अगर आपको दूसरे कंस्ट्रक्टर से कॉल करना है यू विल यूज द दिस कीवर्ड। सो उसी के ऊपर ये प्रोग्राम है जिसकी आपको आउटपुट बतानी है। इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को। इस प्रोग्राम में एक क्लास है जिसका नाम है एबीसी। उसके अंदर हमने एक पहला कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है जो कि पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि इसके अंदर हम कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहे हैं। और जो दूसरा कंस्ट्रक्टर है दैट इज कॉल्ड द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर हम एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर ले रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर इस प्रोग्राम को रन किया जाए तो व्हाट विल बी द आउटपुट। ओके, सो एंड ऑप्शंस आर, और आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो ये है कि आउटपुट आपकी 1 एंड 2 होगी, या फिर 2 और 1 आएगी आपकी आउटपुट, या फिर 1 आएगी कि 2 आएगी। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इस प्रोग्राम की, अगर आप देखोगे तो मेन मेथड के अंदर से हम एक एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो अगर आप देखते हो तो जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हो इस टाइम पे आपका कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? आपका पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। मैं माउस लेके जाता हूं तो आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन जैसे ही कंपाइलर इसके पास आएगा उसको क्या मिलेगा? उसको एक दिस कीवर्ड मिलेगा। दिस कीवर्ड का मतलब कि मेरे से पहले आप ऐसे कंस्ट्रक्टर को कॉल करो इसी क्लास के जो एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर ले रहा हो। तो कंपाइलर को कौन सा कंस्ट्रक्टर मिलेगा? एक कंस्ट्रक्टर और है जो हमने लिखा हुआ है। तो कंपाइलर क्या करेगा? इस कंस्ट्रक्टर से पहले पहले इसको कॉल करेगा, और जब वो इसके पास जाएगा तो आपका सबसे पहले इस कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करेगा, तो कंसोल पे क्या प्रिंट करेगा? 2। और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर वो इसको कंप्लीट करेगा, तो आउटपुट विल बी 2 and 1 इन दिस केस। सो
और दिस कीवर्ड का क्या काम है, मैं फिर से बताता हूं आपको, एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए यू नीड टू रिमेंबर दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू. And here is the explanation. Output of this program will be 2 and then 1. आपको रीजन मैंने बताई दिया है कि ऐसा क्यों होगा. So thanks for watching this. एंड अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. आई विल ट्राई टू आंसर एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट. So till then, okay, bye bye. Please keep sharing and please like, share, and subscribe the channel. And thank you very much for watching this. Thank you.